बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, आज हम उर्दू अलिफ का सबक नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है साइंस के करिश्मे। साइंस के करिश्मे यानी साइंस के क्या कमालात हैं, क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसानात हैं, उसके बारे हम इस सबक में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अपनी किताब खोलें और किताब का सफ़ा नंबर 58 खोलेंगे। किताब का सफ़ा नंबर 58 खोलें। हमारा पहले दिन का काम है पढ़ाई। पहले दिन का काम है पढ़ाई, यानी हमने रीडिंग करनी है। आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, रबर और शार्पनर, ताकि जब आप पढ़ रहे हों तो आपको पढ़ने के दौरान उठना ना पड़े। ठीक है, तो रबर, पेंसिल और शार्पनर आपके हाथ में होना चाहिए। जी बच्चे, शुरू करें। इंसानी तारीख़ का कोई दौर भी साइंस के इल्म से खाली नहीं। यानी जब से इंसान ने तरक्की करना शुरू की है तो किसी भी दौर में ये नहीं हुआ कि साइंस का इल्म ना हो। यानी जब ये दुनिया बनी उस वक्त से ही साइंस का इल्म शुरू हो गया। अब वो कैसे शुरू हुआ? पत्थरों को रगड़कर आग जलाने, अपने बदन को कपड़ों से ढांपने और दीगर चीज़ों का शऊर हासिल करने से इंसान ने साइंस के इल्म को सीखा। यानी क्या होता था पहले ज़माने में कि आग नहीं जलानी आती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब ये दुनिया बनी तो कुछ भी नहीं था। ज़मीन थी, खेत खलियान थे, दरख्त थे, पौधे थे, पानी था। तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी उनको कोई इल्म नहीं था कि हमने कैसे खाना है, क्या खाना है और किस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। तो एक मर्तबा क्या हुआ कि वो लोग बैठे थे और उन्होंने दो पत्थरों को आपस में रगड़ा, आपस में यानी एक दूसरे के साथ ऐसे मिलाया। जब वो ज़ोर से रगड़ा तो उसके अंदर से चिंगारियाँ निकली। जब वो चिंगारियाँ निकली तो वो आग का मौजब बनी। जब उन्हें आग जलानी आ गई तो फिर उनका कॉन्सेप्ट हुआ कि अब खाना कैसे है, कि पहले वो कच्ची सब्जियां भी खाते होंगे। अब देखें, जो पहले बिल्कुल शुरू का दौर है, ये वो बात की गई है जब दुनिया बनी थी। ठीक है,
तो उसके बाद किस तरह से उन्होंने खाना पकाना शुरू किया। पहले फिर उन्हें कॉन्सेप्ट हो गया आग जलाने का, फिर खाना बनाने का पता चल गया। उसके बाद पहले वो बड़े बड़े खजूर के पत्ते लेकर या पत्तों को लेकर वो अपना लिबास बना लेते थे, लेकिन फिर उनको जैसे जैसे शऊर हुआ, जैसे जैसे समझ आई, वैसे वैसे उन्होंने कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए। उसके अलावा फिर दीगर चीज़ें बनाई। और ये सब कैसे मुमकिन हुआ? साइंस के इल्म की बदौलत, कि उन्होंने साइंस का इल्म सीखा और फिर उन्हें इन चीज़ों का शऊर पैदा हुआ। गोया हम कह सकते हैं कि जिन तरीक़ों से इंसान ने अपने शऊर की मंजिलें तय की, वो तरीक़े साइंस कहलाते हैं। यानी उन्होंने जिस तरीके से तरक्की की, जिस तरीके से उन्होंने आग जलानी सीखी, कपड़े बनाने सीखे या दूसरे काम करने सीखे, खाना बनाना सीखा कि अगर गोश्त पका हुआ हो तो उसका जायका ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरीके से उन्होंने जो भी तरीके इख्तियार किए और शऊर की मंजिलें तय की, तो उसे हम किसका नाम देते हैं? साइंस का नाम देते हैं। हम उसे किसका नाम देते हैं? साइंस का नाम देते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? कबल अज़ तारीख़ का इंसान दरियाओं, समुंदरों, सूरज, चाँद और सितारों को अपना देवता समझता था। कबल अज़ तारीख़ यानी तारीख़ से भी पहले, जब तारीख़ लिखी जाने लगी कि पुराने ज़माने में क्या हो रहा था, उससे भी पहले की ये बात की है कि उस वक्त का जो इंसान था वो दरियाओं को, समुद्रों को, सूरज को, चाँद को और सितारों को अपना देवता समझता था। देवता यानी अपना खुदा समझता था। वो कहता था कि ये हमें रोशनी देते हैं, ये हमें पानी देते हैं, तो ये खुदा हैं। ठीक है, लेकिन आगे उन्होंने क्या कहा? जैसे जैसे इंसान ने अक्ल और शऊर की बुनियाद पर साइंस में तरक्की की, वैसे वैसे वो समुंदर की गहराइयों में छुपे खजानों तक जा पहुंचा। यानी अब उन्होंने क्या कहा कि पहले उसे इस बात की समझ नहीं थी कि ये तमाम चीज़ें बनाने वाली ज़ात कौन है। तो कभी वो समुंदरों को देवता बना लेता था, कभी दरियाओं को, कभी सूरज को, कभी चाँद को, कभी सितारों को। लेकिन जैसे जैसे इंसान को अक्ल आई, इंसान को शऊर हासिल हुआ, तो उसने तरक्की की और फिर वो तरक्की ऐसे की कि वो समुंदर के नीचे यानी समुंदर की गहराइयों में जो खजाने छुपे हुए हैं वहाँ तक भी वो जा पहुँच गया वहाँ तक। यानी ये उसका एक शऊर था, ये उसका एक इल्म था जो अल्लाह ताला ने उसे शऊर से, अक्ल से नवाजा और वो उसने साइंस को समझते हुए और तरक्की करते हुए वो आगे बढ़ा। और आज का इंसान जो है वो ना सिर्फ समुंदर की गहराइयों में छुपे खजानों तक पहुंच चुका है, बल्कि वो आसमान तक जो है यानी चाँद तक रसाई हासिल कर चुका है, वो चाँद पर भी कदम रख चुका है। तो ये सब किसकी बदौलत हुआ? साइंस की बदौलत। किसकी बदौलत हुआ? साइंस की बदौलत। तो इसमें अब आगे उन्होंने यही बताया है, ज़मीन के सरबस्ता राज़ों से पर्दा उठाने के बाद
चांद तक रसाई हासिल की और आज मरीख और दूसरी दुनियाएं इंसान की तस्खीर की लपेट में हैं। यानी सबसे पहले उसने ज़मीन के अंदर छुपे हुए राज़ों से पर्दा उठाया, फिर वो चांद तक भी पहुंचा और आज वो कह रहे सिर्फ चांद ही नहीं बल्कि मरीख और दूसरे सैयारे जो हैं, दूसरी दुनियाएं यानी दूसरे सैयारे जो हैं वो भी इंसान की तस्खीर की लपेट में हैं। यानी इंसान उन तक पहुंच चुका है, रिसर्च कर चुका है कि किस सैयारे पर क्या चीज़ मौजूद है। इंसान ने साइंस की वजह से ही समुंदर की तह में उतरकर और ज़मीन के सीने को चीरकर उसमें से सोना, हीरे, मोती और दीगर कीमती मादनियात दरियाफ्त की और यूं अपनी ज़िंदगी को पुरआसाइश और सहल बनाने का फरीज़ा अंजाम दिया। यानी अब क्या हुआ कि ये साइंस की बदौलत था कि इंसान समुंदर की तह तक पहुंच गया। उसके अलावा उसने ज़मीन को खोदा, मुख्तलिफ मादनियात जिनमें सोना, हीरे, मोती, तांबा, लोहा यानी जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें उसने दरियाफ्त की और इस तरह उसने अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून, पुरआसाइश यानी पुरसुकून और सहल यानी आसान यानी पुरसुकून और आसान बना लिया। जो इंसान परिंदे की तरह उड़ने के ख्वाब देखा करता था, आज आवाज़ की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ी से उड़ने वाले जहाज़ों में बैठा महवे परवाज़ नज़र आता है। महवे परवाज़ यानी उड़ता हुआ, उड़ने में मसरूफ़, महव कहते हैं मसरूफ़। तो उसने कहा है कि पहले एक वक्त था कि जब परिंदे हवा में उड़ते थे तो इंसान सोचता था कि काश मैं भी इसकी तरह, उन परिंदों की तरह आसमान में उड़ूं। तो ये साइंस की बदौलत है कि जहाज़ बने, हेलीकॉप्टर्स बने, मिसाइल्स वगैरह बने। तो जहाज़ों के बनने की वजह से इंसान का हवा में उड़ने का ख्वाब भी पूरा हो गया और वो अब एक जगह से दूसरी जगह बज़रिया हवाई जहाज़ आसानी से पहुंच जाता है। ये इसीलिए मुमकिन हुआ कि इंसान ने अपने हर दौर में साइंस के इल्म को आगे बढ़ाने की कोशिश की। यानी जैसे जैसे दौर गुज़रता गया, मज़ीद साइंस का इल्म हासिल करके तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि मज़ीद तरक्की के इम्कान हो जाएं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 59 देखेंगे। किताब का सफ़ा नंबर 59 है जी। अब यहाँ पर हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। इंसान ने अपनी साइंसी इजादात के सफ़र के आगाज़ में पहिया ईजाद किया। यानी जब उसने साइंस के इल्म को सीखा तो सबसे पहले क्या चीज़ ईजाद की? पहिया। पहिया आप जानते हैं, गाड़ी में, ट्रेन में, यहाँ तक कि घोड़े के साथ जो एक
वो लगाई जाती है, रेड़ी सी, उसमें भी पहिए का इस्तेमाल होता है। तो इंसान ने जब साइंसी इल्म को सीखा तो सबसे पहले पहिया ईजाद किया। तो जब उसने ये पहिया ईजाद किया तो एक इनकलाब बर्पा हो गया, यानी एक तब्दीली आ गई कि कहाँ पैदल सफ़र हो रहा है, घोड़ों पर जा रहे हैं, ऊँटों पर जा रहे हैं, लेकिन पहिया ईजाद होने से क्या हुआ कि उनके सफ़र में आसानी हो गई। ठीक है, महज सफरी सहूलतों के एतबार से ही देखा जाए तो आज का इंसान माजी के इंसान से कोसों आगे नज़र आता है। यानी अब क्या कह रहे हैं कि सिर्फ सफ़र में की सहूलतें देख लें कि हमारा सफ़र कितना आसान हो चुका है। हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, कार इस्तेमाल करते हैं, बस है, ट्रेन है, हवाई जहाज़ हैं, तेज़गाम हैं, बहुत सी चीज़ें ईजाद हो चुकी हैं। तो अगर उसने कहा है कि अगर हम सिर्फ ये देखें कि हमें सफ़र की कितनी सहूलतें हो चुकी हैं, तो हम जब माजी को सोचें तो आज का इंसान माजी के इंसान से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, कोसों आगे, यानी हद से ज़्यादा आगे नज़र आ रहा है कि आज का इंसान पहले वक्त के इंसान से बहुत आगे है। ऊँटों, घोड़ों, गधों और दूसरे जानवरों पे सवारी करने वाला इंसान सफरी सौबतों का शिकार था। सौबत कहते हैं मुसीबत को। सौबत किसे कहते हैं? मुसीबत को। यानी अब बता दिया कि किस तरह पहले ऊँटों पर, घोड़ों पर या गधों पर सवारी की जाती थी और उस दौरान इंसान को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। अगर हम उसके बारे में सोचें और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कई कई दिन लग जाते थे, यानी जो माजी का इंसान था ये उसके बारे बताया है कि वो ऊँटों पर, गधों पर, घोड़ों पर सफ़र करते थे। फिर सफ़र के दौरान जो सौबतें यानी जो मुसीबतें उन्हें आती थी वो उसको भी बर्दाश्त करते थे और फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कई कई दिन लग जाते थे। तो ये माजी के इंसान के बारे बताया गया है कि उनका सफ़र कैसे गुज़रता था। लेकिन अब बताया है कि आज के इंसान ने साइंस के इल्म की मदद से बसें, कारें, रेलगाड़ियाँ और हवाई जहाज़ बना लिए हैं, जिनसे दिनों का सफ़र घंटों और घंटों का सफ़र मिनटों में तय करना मुमकिन हो गया है। कि आज के इंसान ने साइंस की बदौलत इतनी तरक्की कर ली है कि अब जो सफ़र पहले ज़माने के लोग दिनों में करते थे वो घंटों में होने लग गया, जो घंटों में कर रहे थे वो मिनटों में होने लग गया। तो ये सब कुछ किसकी बदौलत हुआ? साइंस के इल्म की बदौलत। आज दुनिया का कोई शहर और मुआशरा साइंस के इन असरात से, इन समरात से, समरात समर की जमा है जिसके मायने हैं फल, ठीक है, तो इन समरात से चश्म पोशी नहीं कर सकता। चश्म
पोशी आँख चुराना या आँख बंद करना कि आज दुनिया के हर शहर में और हर माशरे में साइंस की बदौलत जो चीज़ें बनी हैं उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और वो ये नहीं कह सकते कि हमें साइंस ने फ़ायदा नहीं पहुंचाया। अब आप स्टूडेंट्स इसकी मिसाल एक ये भी ले सकते हैं कि पहले ज़माने में लाइट्स नहीं होती थी। ये जो हम ट्यूबलाइट्स यूज़ करते हैं, बल्ब यूज़ करते हैं, पहले ज़माने में ये लाइट्स नहीं होती थी, बल्कि दिया होता था जिसमें तेल डाल के उसको जला लिया जाता था। और जब पढ़ना होता था तो दिन में पढ़ लिया तो पढ़ लिया, रात में दिए की रोशनी में पढ़ना मुश्किल हो जाता था। तो साइंस की बदौलत हमारे लिए कितनी आसानी हो चुकी है कि हम जस्ट एक स्विच ऑन करते हैं और लाइट जल जाती है और हम चाहें तो सारी रात बैठ के पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप देखें पहले ज़माने में पंखे नहीं होते थे, हाथ से पंखे की हवा ली जाती थी। अब साइंस की तरक्की की बदौलत पंखे बन चुके हैं, एसी बन चुके हैं कि गर्मी लगती है हम स्विच ऑन करते हैं, पंखा चल जाता है, एसी चल जाता है। यूपीएस बन चुके हैं कि अगर लाइट चली भी जाती है तो क्या होता है, यूपीएस के ज़रिए लाइट भी जल जाती है और पंखे भी चल जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब साइंस की बदौलत हुआ है कि जैसे जैसे साइंस का इल्म हासिल किया गया वैसे वैसे इंसान ने तरक्की की। समझ आ गया जी। नेक्स्ट देखें, बाहमी राब्ता हमेशा से इंसान की दिली आरजू रही है। बाहमी राब्ता यानी एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे से मिलने की ख्वाहिश रखना, ये इंसान की हमेशा से ख्वाहिश रही है, आरजू रही है। यानी वो दिल से चाहता था कि अपने जान पहचान के लोगों से वो राब्ता रख सके। अब पहले क्या होता था, इस आरजू की तकमील के लिए अव्वल तो उसने कबूतर को इस्तेमाल किया। दूर दराज इलाकों तक पैगाम रसानी का काम काफ़ी पेचीदा था। यानी चूँकि इंसान की एक आरज़ू थी, एक ख्वाहिश थी, तो उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इंसान ने सबसे पहले किसका इस्तेमाल किया, कबूतर का, कि कबूतर को बहुत जल्दी समझाया जा सकता है और आप उसे जो कहें फिर वो ही करता है। तो उस कबूतर के ज़रिए अपने पैगाम को दूसरी जगह पर भेजते थे। लेकिन दूर दराज के इलाकों तक कोई पैगाम पहुंचाना वो तो बहुत ही मुश्किल होता था। ये पहले ज़माने में होता था। लेकिन अब आज के ज़माने में क्या है, अब टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट जैसी इजादात के बाइस दुनिया के एक कोने में बैठा इंसान दूसरे कोने में बैठे इंसान से ना सिर्फ बाखबर रहता है बल्कि इसे बोलता, चलता, फिरता देख भी सकता है। यानी अब इतनी इजादात हो चुकी हैं साइंस की बदौलत कि टेलीफोन बन गए हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, कि इन इजादात की बदौलत दुनिया के एक कोने में बैठा शख्स दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए शख्स से ना सिर्फ बात कर सकता है बल्कि उसे देख भी सकता है और उसे
यानी सिर्फ बोलते ही नहीं देख सकता, उसे चलते फिरते भी देख सकता है। इंटरनेट, टेलीफोन और फैक्स के ज़रिए इंसान अपना पैगाम चंद साअतों में दुनिया के किसी भी गोशे में पहुंचा सकता है। यानी जो इंटरनेट आ चुका है, टेलीफोन आ चुका है या फैक्स मशीन आ चुकी है, इससे क्या होता है कि इंसान अपने अहम पैगामात को चंद सातों यानी चंद लम्हों में दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचा सकता है। ये महज साइंसी इजादात के बायस ही मुमकिन हुआ है। यानी इंसान ने साइंस में तरक्की की है तो वो यहाँ तक पहुँचा है। साइंसी इजादात में से एक अहम तरीन इजाद बिजली भी है। अब देखें, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी थी बिजली की, कि बिजली की वजह से हमारी लाइट्स चलती हैं, पंखे चलते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर आ चुके हैं, वो चलते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो पहिया था जो इजाद हुआ, जिससे गाड़ियाँ बन गईं। अब दूसरी अहम तरीन इजाद क्या बताया? बिजली। कि इंसान ने पानी, हवा, कोयले, पेट्रोल और दीगर ज़राए से बिजली पैदा करके अपनी सनती ज़रूरतों को पूरा किया है। यानी जो कारखाने बने हैं, जो सनतें बनी हैं, वहाँ पर बिजली की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो इंसान ने पानी, हवा, कोयले, पेट्रोल और मज़ीद बहुत से ज़राए हैं जिनसे बिजली बनाई, बिजली पैदा की और अपनी सनती ज़रूरतों को पूरा किया। उसके साथ साथ बहुत से आलात भी बिजली के ही मरहूने मिन्नत हैं। यानी कुछ आलात ऐसे हैं जो कि बिजली से ही चल सकते हैं, बिजली के बगैर नहीं चल सकते। जिसमें आपको मैंने भी बताया है, पंखे हैं, लाइट्स हैं, मोटर है, एसी हैं, फ्रिज है, जो भी चीज़ें, टेलीविज़न है, टीवी है, रेडियो है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी बिजली के मरहूने मिन्नत हैं। यानी बिजली के बगैर वो नहीं चल सकते। इन आलात के इस्तेमाल की वजह से इंसानी ज़िंदगी मज़ीद सहल और पुरआसाइश हुई है। यानी आपको बताया है कि पहले ज़माने में औरतें कपड़े धोते थे हाथ से कपड़े धोती थी। अब मशीन आ चुकी है। अब जब उस मशीन में कपड़े धोती हैं तो उनका वक्त भी बच जाता है, कपड़े भी धुल जाते हैं। यहाँ तक कि अब ड्रायर मशीन आ चुकी हैं कि कपड़े ड्रायर भी हो जाते हैं, खुश्क भी हो जाते हैं, उनको ज़्यादा देर जो है वो फैलाना नहीं पड़ता। तो ये सब साइंसी इजादात की बदौलत हुआ है और उसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, बहुत पुरसुकून हो गई है। सनत व हरफत और रोज़मर्रा ज़िंदगी के कमोबेश तमाम मामलात का दारोमदार बिजली पर ही है। कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मामलात पेश आते हैं वो किससे चलते हैं? बिजली से चलते हैं। उसके अलावा सनतें चलती हैं, कारखाने चलते हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, जो भी चीज़ें हैं ये सब किससे चलती हैं? बिजली से ही चलती हैं। सख्त गर्मी में ठंडी हवा और शदीद सर्दी में गर्म हवा का बंदोबस्त साइंस की बदौलत मुमकिन हुआ है। यानी मैंने आपको बताया, गर्मी है तो पंखे चलते हैं, एसी चलते हैं, सर्दी है
तो इलेक्ट्रिक हीटर आ चुके हुए हैं, तो उससे हमें जितनी गर्माइश चाहिए होती है उतनी हमें मिल जाती है। तो ये सब किसकी बदौलत हुआ? साइंस की बदौलत हुआ। इंसान ने पंखे, एयर कंडीशंस और हीटर वगैरह ईजाद करके अपनी ज़िंदगी में सहूलतों का इजाफ़ा किया है। ठीक है, बिजली की वजह से ही रातें दिन की तरह रोशन रहती हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि जब तक बिजली ईजाद नहीं हुई थी तो उससे पहले दिए से काम चलाया जाता था, और बिजली की ईजाद के बाद अब रात के वक्त भी हम ये लाइट्स जलाते हैं तो दिन का समा हो जाता है और हम अपने काम आसानी से कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 60 खोलेंगे। सफ़ा नंबर 60 पर नेक्स्ट हम अपनी रीडिंग करेंगे। जी, तिब्बी शोबे में भी इंसान पीछे नहीं रहा। तिब कहते हैं डॉक्टरी को, ठीक है, हिकमत को कह सकते हैं, डॉक्टरी को कह सकते हैं, कि इतनी सहूलतों के बाद भी जो एक डॉक्टरी का पेशा है या जो एक हिकमत है का पेशा है, उसमें भी इंसान पीछे नहीं रहा। साइंसी तहकीक के बाइस ऐसी मशीनें और अद्वियात बन चुकी हैं जिन्होंने इंसानी ज़िंदगी को लाहक ख़तरात को कम से कम कर दिया है। यानी साइंस ने ऐसी अद्वियात बना ली हैं और ऐसी मशीनें बन गई हैं जिनसे इंसान की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है, सवाए इसके कि अगर किसी की मौत आई है तो फिर तो कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि उसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल होती है। वबाई अमराज अब माजी का किस्सा बन चुके हैं। यानी ऐसे अमराज, ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं था, वो माजी में थी। अब जो है ऐसा कुछ नहीं है। साइंसी इजादात की बदौलत आज इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से का बड़ी आसानी के साथ ऑपरेशन के ज़रिए इलाज किया जा सकता है। यानी इतनी, मैंने अभी आपको बताया है, मशीनें ईजाद हो चुकी हैं कि अगर इंसान के किसी जिस्म के हिस्से में तकलीफ़ है या कोई मसला हुआ है तो ऑपरेशन के ज़रिए उसका इलाज किया जा सकता है। मस्नूई दिल तक बन चुके हैं। यानी अगर किसी शख्स का दिल बंद हो जाता है, जिसे हम हार्ट फेल कहते हैं कि हार्ट फेल हो गया, तो मस्नूई दिल लगाकर भी इंसान की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। रेडियोथेरेपी, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड और दीगर मुतअद्दिद चीज़ों ने कैंसर और टीबी जैसे अमराज पे काबू पाने में मदद दी है। यानी अब ये सब ऐसी मशीनें बन चुकी हैं जिनसे बड़े बड़े अमराज पर काबू पाया जा सकता है। गोया हम कह सकते हैं कि इंसानी अमवात की शरह में साइंस कमी का बाइस बनी है। यानी पहले किसी भी मर्ज़ का इलाज मुमकिन नहीं था, इंसान की डेथ हो जाती थी, लेकिन अब साइंस की बदौलत अद्वियात बन चुकी हैं, मशीनें बन चुकी हैं, जिससे इंसानी अमवात की शरह में कमी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट, खेती बाड़ी और ज़राअत इंसान के कदीम तरीन पेशों से है। यानी जो खेतों में खेती बाड़ी की जाती है, या ट्यूबवेल है और हर उसको
बीज बोया जाता है, ज़मीन को खोदा जाता है, फिर उसमें बीज बोया जाता है, उसे पानी देना, फिर उसकी देखभाल करना। तो ये सब एक पुराने तरीके हैं जो शुरू से खेतीबाड़ी और ज़राअत के लिए इस्तेमाल में लाए जाते रहे हैं। लेकिन आज इंसान ने इस मैदान में भी बेशबहा तरक्की की है कि इस मैदान में भी इंसान बहुत आगे निकल चुका है। साइंसी इजादात ने इंसानी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है, यानी साइंसी इजादात हो गई, उससे इंसान की ज़िंदगी बहुत मुतासिर हुई है। यानी आप देखिए, पहले वर्जिश होती थी, खेतों में काम किया जाता था, लोग मेहनत करते थे, तो बीमारियां भी ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन अब जितनी ज़्यादा सहूलतें मिल चुकी हैं, उतनी ही ज़्यादा इंसान को बीमारियां घेर चुकी हैं। क्योंकि जब इंसान उठेगा नहीं, सैर नहीं करेगा, वर्जिश नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो बैठ के सिर्फ खा लिया और बैठ लिया, तो उससे इंसान बीमार हो जाता है। तो साइंसी इजादात ने इंसानी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासिर भी किया है। ठीक है, इंसानी ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं जो साइंस के असरात से महरूम हो। यानी कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको जो है वो जिसने साइंस के से सहूलत हासिल नहीं की। आज के दौर की हैरत अंगेज़ इजाद कंप्यूटर ने तो इंसान को वर्ताए हैरत में डाल रखा है। वर्ताए हैरत यानी बहुत ज़्यादा हैरानी, वर्ताए हैरत बहुत ज़्यादा हैरानी कि बिजली के बाद जो ये कंप्यूटर की ईजाद हुई है, इसने इंसान को बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया है कि कंप्यूटर से ऐसे ऐसे काम लिए जाते हैं जिनका तसव्वुर इंसानी तारीख़ में नहीं किया जा सकता। कि आप इंटरनेट जब लगता है कंप्यूटर के साथ, तो आप किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, अपने ज़रूरी कागज़ात किसी को भिजवाने हैं तो वो भिजवा सकते हैं, किसी से कोई चीज़ मंगवानी है तो आप वो भी मंगवा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा साइंस की तरक्की हमें अपनी ज़िंदगी में नज़र आती है। खलाई तहकीक हो या तिब का शोबा, रियाजी का मैदान हो या इंजीनियरिंग, कंप्यूटर हर शोबे में नज़र आता है। यानी कंप्यूटर का काम इतना बढ़ गया है कि हर जगह पर कंप्यूटर से काम किया जाना शुरू हो गया है। जी, साइंसी इजादात ने इंसान की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आरामदेह और पुरआसाइश बना दिया है। यानी इंसान की ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ इंसान की कम फहमी है। यानी इंसान को इस बात की समझ नहीं आ रही कि उसने साइंस के इल्म को मनफी तौर पर भी इस्तेमाल किया। यानी उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, लेकिन उसके नुकसान भी हैं, जिसमें साइंस की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ईजाद हुई हैं जो इंसान के लिए नुकसान का बाइस बनते हैं। अब उनमें क्या है? उन्होंने कहा है कि जब उसको मनफी तौर पर इस्तेमाल किया तो ऐसे ऐसे हलाकत खेज़ हथियार और गोला बारूद बना लिए कि खुदा की पनाह। आप देखें, पिस्तौल बन गई है, गन बन चुकी है, उसके अलावा बॉम्ब बन चुके हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे हथियार बन गए हैं जिससे दूसरों को बहुत जल्दी नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
अब उन्होंने बताया है कि एटम बम, हाइड्रोजन बम वगैरह ऐसी ही हलाकत खेज इजादात हैं कि कहीं पर भी आप जानते हैं बम ब्लास्ट होता है, बम फटता है तो कितनी जानों का ज़िया होता है, कितनी जानें ज़ाया हो जाती हैं। और ये सब किसकी बदौलत है? साइंस की बदौलत। तो जहाँ साइंस के फ़ायदे हैं वहाँ साइंस ने कुछ ऐसी चीज़ें भी बना ली हैं जो कि बहुत नुकसान का बाइस हैं। ठीक है, ताहम ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। यानी कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, हम उसे इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अगर हम अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अच्छी है, और अगर हम उसे बुरे काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बुरी है। ठीक है, अगर हम साइंस और साइंसी इजादात को इंसानी फलाहो बहबूद और बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें तो ये ज़मीन और मुआशरा अमन, मोहब्बत और भाईचारे का नमूना बन सकता है। यानी जो भी साइंसी इजादात हैं उनको हम इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, अपने वतन को बचाने के लिए अगर हम इस्तेमाल करें तो ही हमारा मुआशरा जो है वो पुरसुकून हो सकता है और हर तरफ पुरअसराइश ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी रीडिंग मुकम्मल हो गई और उसके साथ ही पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। दूसरे दिन का काम है अल्फाज मायने। क्या है? अल्फाज मायने। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 139 खोलें। सफ़ा नंबर 139। जी स्टूडेंट्स, खोल लिया? अल्फाज मायने एक मर्तबा मैं पढ़ने लगी हूँ, आप तवज्जो से सुन लें। फर्स्ट वर्ड है बेशबहा। फर्स्ट वर्ड क्या है? बेशबहा। बेशबहा के मायने हैं कीमती। बेशबहा के क्या मायने हैं? कीमती। नेक्स्ट वर्ड है पेचीदा। पेचीदा के मायने हैं उलझा हुआ या मुश्किल। पेचीदा के क्या मायने हैं? उलझा हुआ या मुश्किल। नेक्स्ट वर्ड है तस्खीर। तस्खीर के मायने हैं फतह करना, ताबे होना। तस्खीर के क्या मायने हैं? फतह करना या ताबे होना। ताबे करना लिखा हुआ है यहाँ पर, तो करना भी ठीक है और होना भी ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सम्राट। सम्राट के मायने हैं फ़ायदे, नताइज। सम्राट के क्या मायने हैं? फ़ायदे, नताइज। नेक्स्ट वर्ड है रसाई। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रसाई। रसाई के मायने हैं पहुँच
महारत, वाकफियत। रसाई के क्या क्या मायने हैं? पहुंच, महारत, वाकफियत। नेक्स्ट वर्ड है सात, साअत, आइन और ते। सात जिसका मायने है घड़ी, पल। सात के क्या मायने हैं? घड़ी, पल। नेक्स्ट वर्ड है सरबस्ता राज। सरबस्ता राज के मायने हैं छुपा हुआ राज, मख्फी राज। सरबस्ता राज के क्या क्या मायने हैं? छुपा हुआ राज या मख्फी राज, यानी ऐसा राज जो किसी के सामने ना आए। नेक्स्ट वर्ड है सहल। सहल, सहल के मायने हैं आसान। सहल के क्या मायने हैं? आसान। नेक्स्ट वर्ड है सौबत। सौबत, सौबत के मायने हैं मुसीबत। क्या मायने हैं? मुसीबत। नेक्स्ट वर्ड है फलाहो बहबूद। क्या वर्ड है? फलाहो बहबूद। फलाहो बहबूद के मायने हैं भलाई, बेहतरी। क्या मायने हैं? भलाई, बेहतरी। नेक्स्ट वर्ड है कबल अज तारीख। कबल अज तारीख। कबल कहते हैं पहले को, तो अज तारीख, तारीख से पहले। तो इसका क्या मायने यहाँ लिखा हुआ है? बहुत कदीम ज़माना। कबल अज तारीख का क्या मतलब है? बहुत कदीम ज़माना। नेक्स्ट वर्ड है गोशा। गोशा के मायने हैं पहलू, किनारा। गोशा के क्या मायने हैं? पहलू, किनारा। नेक्स्ट वर्ड है मरहूने मिन्नत। मरहूने मिन्नत। मरहूने मिन्नत का मायने है एहसान मंद, ममनून। मरहूने मिन्नत के क्या क्या मायने हैं? एहसान मंद, ममनून। नेक्स्ट वर्ड है वर्ताए हैरत। वर्ताए हैरत के मायने हैं बहुत ज़्यादा हैरानी। वर्ताए हैरत के क्या मायने हैं? बहुत ज़्यादा हैरानी। स्टूडेंट्स, ये आपके अल्फाज मायने मुकम्मल हो गए। अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 61 खोलें। सफ़ा नंबर 61 खोलेंगे। जी, सफ़ा नंबर 61 पर हमारा क्या सवाल है? मुख्तसर जवाब दें। क्या है हमारा पहला सवाल? मुख्तसर जवाब दें। यानी कुछ सवालात दिए गए हैं जिनके आपने जवाबात देने हैं। ठीक है, तो पहला सवाल अलिफ हिस्सा क्या है? इंसान ने साइंस का इल्म कैसे सीखा? क्या सवाल है? इंसान ने साइंस का इल्म कैसे सीखा, यानी किस तरह से उसे शऊर आया और उसने इल्म को सीखा। तो क्या जवाब लिखेंगे? इंसानी तारीख़ का कोई दौर भी साइंस के इल्म से खाली नहीं।
पत्थरों को रगड़कर आग जलाने, अपने बदन को कपड़ों से ढांपने और दीगर चीज़ों का शऊर हासिल करने से इंसान ने साइंस का इल्म सीखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसान ने ज़मीन के सरबस्ता राजों से पर्दा उठाने के बाद क्या किया? सरबस्ता यानी जो छुपे हुए राज थे, और किसके राज थे? ज़मीन के। तो ज़मीन के जो छुपे हुए राज थे उनसे पर्दा उठाया, और वो पर्दा उठाने के बाद इंसान ने क्या किया? क्या किया? क्या जवाब लिखेंगे? ज़मीन के सरबस्ता राजों से पर्दा उठाने के बाद चांद तक रसाई हासिल की, और आज मरीख और दूसरी दुनियाएं इंसान की तस्खीर की लपेट में हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसान ने किस तरह अपनी ज़िंदगी को पुरआसाइश और सहल बनाया? क्या सवाल है? इंसान ने किस तरह अपनी ज़िंदगी को पुरआसाइश और सहल बनाया? पुरआसाइश यानी आसाइश से भरी हुई हर सहूलत जिसके पास मौजूद हो, और सहल आसान। तो क्या जवाब लिखेंगे? इंसान ने साइंस की वजह से ही ज़मीन की तह में उतरकर और ज़मीन के सीने को चीरकर उसमें से सोना, हीरे, मोती और कीमती मादनियात दरियाफ्त की, और यूं इंसान ने अपनी ज़िंदगी को पुरआसाइश और सहल बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनअत व हरफत का दारोमदार किस चीज़ पर है? यानी सनअत और हरफत किस चीज़ पर चलते हैं? दारोमदार किस चीज़ पर है कि सनअत और हरफत किस चीज़ पर चलते हैं? तो क्या जवाब होगा इसका? सनअत व हरफत का दारोमदार बिजली पर है। कि ये सब किससे चलती हैं? सनअतें किससे चलती हैं? बिजली से। सनअत व हरफत यानी जो भी हमारी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, जितनी सनअतें हैं वो सब किससे चलती हैं? बिजली से हैं। तो क्या जवाब होगा? सनअत व हरफत का दारोमदार बिजली पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस की हलाकत खेज इजादात कौन सी हैं? हलाकत खेज यानी हलाक कर देने वाली, मार देने वाली। यानी साइंस ने ऐसी कौन सी चीज़ें ईजाद की हैं जिससे इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और नुकसान होता है? तो क्या जवाब लिखेंगे? साइंस की हलाकत खेज इजादात में हथियार, गोला बारूद, एटम बम, हाइड्रोजन बम वगैरह शामिल हैं। के हथियार बनाए हैं, चाकू हैं, पिस्तौल है, उसके अलावा गोला बारूद है, एटम बम बनाए हैं, हाइड्रोजन बम बनाए हैं, जिससे इंसानों को नुकसान पहुंचता है।
जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ज़मीन और मुआशरा किस तरह अमन, मोहब्बत और भाईचारे का नमूना बन सकते हैं। यानी हम क्या तरीका इख्तियार करें कि हमारी ज़मीन और हमारा मुआशरा जो है वो नमूना पेश करें अमन का, मोहब्बत का और भाईचारे का। तो क्या जवाब लिखेंगे आप इसका? अगर हम साइंस और साइंसी इजादात को इंसानी फलाह व बहबूद और बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें तो ये ज़मीन और मुआशरा अमन, मोहब्बत और भाईचारे का नमूना बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पहले सवाल के जो हिस्से थे वो मुकम्मल हो गए। अब सवाल नंबर 2 है, इंसान की हमेशा से क्या आरज़ू रही है? क्या सवाल है? इंसान की हमेशा से क्या आरज़ू रही है, कि क्या तमन्ना थी, क्या ख्वाहिश थी इंसान की हमेशा से? तो क्या जवाब लिखेंगे आप? बाहमी राब्ता हमेशा से इंसान की दिली आरज़ू रही है। इस आरज़ू की तकमील के लिए अव्वल तो उसने कबूतर को इस्तेमाल किया, दूर दराज इलाकों तक पैगाम रसानी का काम काफ़ी पेचीदा था, लेकिन अब टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, इंटरनेट जैसी इजादात के बाइस दुनिया के एक कोने में बैठा इंसान दूसरे कोने में बैठे इंसान से ना सिर्फ बाखबर रहता है बल्कि उसे बोलता और चलता फिरता भी देख सकता है। यानी ना सिर्फ वो बोलते हुए इंसान को देख सकता है बल्कि चलते फिरते भी देख सकता है। कि पहले तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे इजादात हुई तो हम सुनते थे आवाज़ को, टेलीफोन था और हम टेलीफोन के ज़रिए आवाज़ सुन लेते थे, हमें पता चल जाता था, जिससे जो भी हमने बात करनी है वो दूसरे तक पहुंच जाती थी और हाल अहवाल का भी पता चल जाता था। लेकिन जब तरक्की हुई और कंप्यूटर्स बने, स्मार्टफोन्स बने, इंटरनेट आ गया, जिससे क्या सहूलत हुई कि अब हम दुनिया के एक कोने में बैठा हुआ जो शख्स है वो दूसरे कोने में बैठे हुए शख्स से बातचीत कर सकता है और ना सिर्फ उसे बोलते हुए सुन सकता है बल्कि चलते फिरते भी देख सकता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 62 खोलेंगे। सफ़ा नंबर 62 पर आपका सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8, क्या सवाल है? अपनी पसंदीदा साइंसी इजाद का नाम लिखें और पसंदीदगी की वजह भी बताएं कि आपको कौन सी साइंसी इजाद पसंद आई है और क्यों पसंद आई है।
यानी आप उसे क्यों पसंद करते हैं, आपने उसकी वजह भी लिखनी है। तो क्या जवाब लिखेंगे आप इसका? मेरी पसंदीदा साइंसी इजाद टेलीविज़न है। इसकी पसंदीदगी की वजह ये है कि ये इंतहाई मौसर ज़राए अबलाग है। मौसर कारआमद, फ़ायदामंद, और ज़राए अबलाग यानी किसी भी चीज़ के बारे हमने जानना है, मुल्क के हालात जानने हैं, या अगर आप कोई मूवी देखना चाहते हैं या कुछ भी है, वो सब आप टेलीविज़न पर देख सकते हैं। उसे कई लिहाज से दूसरे तमाम ज़राए अबलाग पर फ़ोकियत हासिल है। यानी आप देखें, अगर आप रेडियो का इस्तेमाल करते हैं तो आप आवाज़ सिर्फ सुन सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर पर आप इंटरनेट के ज़रिए जिस वेबसाइट को खोलेंगे सिर्फ वही वेबसाइट खुलेगी। लेकिन टेलीविज़न एक ऐसी चीज़ है जिस पर आप किसी भी वक्त किसी भी चैनल पर कोई भी न्यूज़ सुन सकते हैं। ठीक है, यानी एक चैनल पे अगर न्यूज़ चल रही है तो दूसरे चैनल पर कोई इंटरटेनिंग प्रोग्राम भी चल रहा होता है, तीसरे चैनल पर कोई मालूमाती प्रोग्राम चल रहा होता है। तो इस हिसाब से टेलीविज़न ज़राए अबलाग पर फ़ोकियत रखता है, बरतरी रखता है। इसलिए साइंसी इजादात में टेलीविज़न ज़्यादा मौसर ज़राए अबलाग है। जी स्टूडेंट्स, ये आपके अल्फाज मैनी और सवालात मुकम्मल हो गए और इसके साथ ही दूसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट्स, हमारा तीसरे दिन का काम है किताब का मारूज़ी काम। क्या है हमारे तीसरे दिन का काम? क्या है हमारी किताब का मारूज़ी काम? आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 61 खोलें। सफ़ा नंबर 61। जी स्टूडेंट्स, हमारा सवाल नंबर 3 है, अराब लगाएं। सवाल नंबर 3 क्या है? अराब लगाएं। पेंसिल अपने हाथ में रखें और साथ साथ अराब लगाएं। ठीक है। पहला वर्ड है शऊर। शीन के ऊपर ज़बर, आइन के ऊपर पेश, वाव के ऊपर जज्म और रे के ऊपर भी जज्म। शऊर। नेक्स्ट है रिसाई। रे के नीचे ज़ेर, सीन के ऊपर अलिफ, हमज़ा के नीचे ज़ेर और छोटी ए के ऊपर जज्म। तो ये बन गया रिसाई। रिसाई। पहला वर्ड क्या था? शऊर। नेक्स्ट है रिसाई। नेक्स्ट वर्ड है मादनियात। मादनियात। तो मीम के ऊपर ज़बर, आइन के ऊपर जज़्म, दाल के ऊपर भी जज़्म, माद, नून के नीचे ज़ेर, ये के ऊपर ज़बर और ते के ऊपर जज़्म। मादनियात। क्या वर्ड है? मादनियात। नेक्स्ट वर्ड है इजादात। अलिफ के नीचे ज़ेर, ये के ऊपर जज़्म, दाल के ऊपर ज़बर, जीम के ऊपर ज़बर, दाल के ऊपर ज़बर और ते के ऊपर जज़्म। इजादात। इजादात। नेक्स्ट वर्ड है पेचीदा। पे के ऊपर ज़बर, ये के ऊपर जज़्म, चे के नीचे ज़ेर,
दाल के ऊपर जज्म, ये के ऊपर जज्म, दाल के ऊपर ज़बर और हे के ऊपर जज्म। पेचीदा, पे के ऊपर ज़बर, ये के ऊपर जज्म, चे के नीचे ज़ेर, ये के ऊपर जज्म, दाल के ऊपर ज़बर और हे के ऊपर जज्म। तो क्या बन गया? पेचीदा। एक मर्तबा दोबारा ये लफ्ज़ आप पढ़ लें मेरे साथ। पहला लफ्ज़ है शाऊर, नेक्स्ट है रिसाई, नेक्स्ट मादनियात, नेक्स्ट इजादात और नेक्स्ट है पेचीदा। ठीक है। उसके बाद आपका सवाल नंबर 4 है, दर्ज झैल तराकीब के मायने लिखें और जुमले बनाएं। यानी ये कुछ अल्फाज नीचे दिए गए हैं, इनके आपने मायने लिखने हैं और जुमले बनाने हैं। ठीक है। तो पहला लफ्ज़ है चश्म पोशी करना। चश्म पोशी करना के मायने हैं आँख चुराना। चश्म पोशी की क्या मायने हैं? आँख चुराना, यानी आँखें ना मिला सकना। तो क्या जुमला बनाएंगे आप इसका? आमना झूठ बोलते ही चश्म पोशी करने लगी। क्या जुमला बनेगा? आमना झूठ बोलते ही चश्म पोशी करने लगी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बेशबहा। बेशबहा के का मायने है कीमती। बेशबहा का क्या मायने है? कीमती। अब इसका आप क्या जुमला बनाएंगे? हीरा बेशबहा पत्थर है। क्या जुमला बनेगा? हीरा बेशबहा पत्थर है। नेक्स्ट वर्ड है मरहूने मिन्नत। मरहूने मिन्नत यानी एहसान मंद। मरहूने मिन्नत का क्या मायने है? एहसान मंद। और क्या जुमला बनाएंगे? साइंस के बहुत से आलात बिजली के मरहूने मिन्नत हैं। क्या जुमला बनाएंगे? साइंस के बहुत से आलात बिजली के मरहूने मिन्नत हैं। नेक्स्ट वर्ड है पैगाम रसानी। पैगाम रसानी के मायने हैं पैगाम पहुंचाना। पैगाम रसानी के मायने हैं पैगाम पहुंचाना, यानी एक जगह से दूसरी जगह पैगाम लेकर जाना या पहुंचाना। तो क्या जुमला बनाएंगे? इंटरनेट पैगाम रसानी का तेज़ तरीन ज़रिया है। क्या जुमला बनाएंगे? इंटरनेट पैगाम रसानी का तेज़ तरीन ज़रिया है। जी, नेक्स्ट वर्ड है फलाहो बहबूद। फलाहो बहबूद का क्या मायने आप लिखेंगे? भलाई, भलाइयो बेहतरी। फलाहो बहबूद का क्या मतलब है? भलाइयो बेहतरी। तो इसका क्या जुमला बनाएंगे आप? हमें लोगों की फलाहो बहबूद के लिए काम करना चाहिए। फलाहो बहबूद का क्या जुमला बनेगा? हमें लोगों की फलाहो बहबूद के लिए काम करना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम मिलाएं, यानी कॉलम अलिफ में जो अल्फाज दिए गए हैं
उनको कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। तो पहला वर्ड है छुपे खजाने। छुपे खजाने को आप किससे मिलाएंगे? क्या मुतल्लिका लफ्ज़ है? सरबस्ता राज। तो आप छुपे खजाने को सरबस्ता राज से मिला देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड है पुरआसाइश। पुरआसाइश का मतलब है आसानी, तो आप पुरआसाइश को आसानी के साथ मिला देंगे। नेक्स्ट वर्ड है बाहमी राब्ता। बाहमी राब्ता का मुतल्लिका लफ्ज़ है मेल जोल, तो आप बाहमी राब्ता को मेल जोल से मिला देंगे। नेक्स्ट आपका वर्ड है गर्मी। तो गर्मी का मुतल्लिका लफ्ज़ क्या है? सर्दी, तो आप गर्मी को सर्दी से मिला देंगे। नेक्स्ट है तिब्बी शोबा। तिब्बी शोबा, तिब आपको पता है डॉक्टरी को कहते हैं, तो तिब्बी शोबे का मुतल्लिका लफ्ज़ क्या होगा? अद्वियात, तो आप तिब्बी शोबा को अद्वियात से मिला देंगे। नेक्स्ट है खेती बाड़ी। तो खेती बाड़ी को आप किससे मिलाएंगे? ज़रात। खेती बाड़ी और ज़रात एक ही चीज़ के दो नाम हैं, तो खेती बाड़ी को ज़रात से मिला दिया। स्टूडेंट्स, आप ये बात जानते हैं कि जब आपको सवाल आता है कि कॉलम अलिफ के दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं, तो इसका मतलब ये है कि उसमें सिमिलर्स भी आ जाते हैं, उसमें मुतज़ाद भी आ जाते हैं, यानी मुतरादिफ भी आ जाते हैं और मुतज़ाद भी आ जाते हैं। इसीलिए मुतल्लिका लफ्ज़ का जो है लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मुतल्लिका का, कि उसमें दोनों तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अब देखें, छुपे खजाने हैं तो इसका मुतरादिफ है सरबस्ता राज। पुरआसाइश है तो उसका मुतरादिफ है आसानी। बाहमी राब्ता है तो उसका मुतरादिफ है मेल जोल। गर्मी है तो उसका मुतज़ाद है सर्दी। गर्मी का मुतज़ाद है सर्दी। अब ये मुतरादिफ थे, ये मुतज़ाद आ गया। तिब्बी शोबा, ये भी मुतरादिफ है अद्वियात, और खेती बाड़ी भी मुतरादिफ उसका ज़रात आ गया। ठीक है, समझ आ गया जी स्टूडेंट्स। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 62 खोलेंगे। सफ़ा नंबर 62 पर हमारा सवाल है दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। ठीक है, हमारे MCQs हैं, पेंसिल आपके हाथ में मौजूद है, आपने दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाते जाना है। ठीक है। नंबर 1, कबल अज़ तारीख़ का इंसान दरियाओं, समुंदरों, सूरज, चाँद और सितारों को क्या समझता था? क्या समझता था? आपने पहले दिन के काम में रीडिंग में पढ़ा था कि जो बहुत कदीम ज़माने का इंसान था वो दरियाओं, समुंदरों, सूरज, चाँद और सितारों को क्या समझता था? जी, देवता। तो जहाँ देवता लिखा है वहाँ आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट आपका है आज दुनिया का कोई भी मुआशरा किससे चश्मपोशी नहीं कर सकता? किससे नहीं कर सकता? जी, साइंस के सम्राट से। क्या जवाब है इसका? साइंस के सम्राट से। तो जहाँ ये लिखा है वहाँ आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट आपका MCQs है बाहमी राब्ता हमेशा से इंसान की कौन सी आरजू रही है? यानी बाहमी राब्ता इंसान की कौन सी आरजू थी? जी, दिली। तो दिली जहाँ लिखा है वहाँ आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट है साइंसी इजादात ने
इंसानी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा किया है। क्या किया है? आपने रीडिंग में पढ़ा था कि साइंसी इजादात ने इंसानी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। तो जहाँ पर मुतासिर लिखा हुआ है वहाँ आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट है, इंसान ने अपनी साइंसी इजादात के सफ़र के आगाज़ में क्या ईजाद किया? क्या ईजाद किया था सबसे पहले? जी, पहिया। तो जहाँ पहिया लिखा है वहाँ आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट आपका है, अव्वल इंसान बाहमी राब्ते के लिए क्या इस्तेमाल करता रहा? यानी शुरू में, अव्वल का मतलब शुरू में, इंसान ने बाहमी राब्ते के लिए क्या इस्तेमाल किया? जी, कबूतर। तो जहाँ कबूतर लिखा हुआ है वहाँ आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट है, इंसान का कदीम तरीन पेशा क्या है? क्या है कदीम तरीन पेशा? जी, खेती बाड़ी। तो जहाँ खेती बाड़ी लिखा हुआ है वहाँ आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट आपका MCQs है, किस ईजाद ने इंसान को वर्तए हैरत में डाल रखा है? यानी कौन सी ईजाद जो है वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हैरानी का बाइस है? तो कौन सी ईजाद है? जी, कंप्यूटर। तो जहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ है वहाँ आपने टिक कर देना है कि कंप्यूटर की ईजाद ने इंसान को वर्तए हैरत में डाल रखा है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दर्ज झैल वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। जो आप जानते हैं इसके आप 4 कॉलम्स बनाएंगे, वाहिद जमा, जमा वाहिद। ठीक है, जो वाहिद है उसको वाहिद के कॉलम में लिख के उसकी जमा लिख दें, और जो जमा है उनको जमा के कॉलम में लिख के उनका वाहिद लिख दें। ठीक है, तो पहला लफ्ज़ है दौर। तो दौर की जमा क्या होगा? अदवार। ये वाहिद लफ्ज़ है, तो इस दौर की जमा क्या है? अदवार। उसके बाद नेक्स्ट है फरीज़ा। फरीज़ा भी वाहिद है, तो फरीज़ा की जमा क्या होगा? फ़राइज़। फरीज़ा की जमा क्या होगा? फ़राइज़। ठीक है, नेक्स्ट है सफ़र। सफ़र भी वाहिद है, अब इसकी जमा क्या होगा? असफ़ार। सफ़र की जमा क्या है? असफ़ार। नेक्स्ट है अमराज। अब आप जानते हैं ये जमा है तो इसका आपने वाहिद लिखना है, तो अमराज का वाहिद है मर्ज़। अमराज का वाहिद क्या है? मर्ज़। नेक्स्ट है अद्वियात। अद्वियात भी जमा है, ठीक है, तो इसका भी आप वाहिद लिखेंगे दवा। अद्वियात का वाहिद क्या है? दवा। ये आपके वाहिद जमा और जमा वाहिद मुकम्मल हो गए। जी स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 63 देखेंगे। सफ़ा नंबर 63 पर हमारे थोड़ी सी तफसील बताई गई है कि मज़मून किसे कहते हैं या मज़मून कैसे लिखा जाता है, तो उसके बारे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। जी, क्या लिखा हुआ है? मज़मून का लफ्ज़ अपनी असल के एतबार से अरबी है। यानी मज़मून किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसके लग़वी मायने हैं ज़मन में लिए हुए। ठीक है, किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात, तासुरात का
तहरीरी इजहार मज़मून कहलाता है। यानी मज़मून किसे कहते हैं? सबसे पहले तो जहन में रखें कि ये लफ्ज़ क्या है? मज़मून। क्या लफ्ज़ है ये? मज़मून। ठीक है, तो मीम की आवाज़ ही निकलनी चाहिए। अब उन्होंने कहा है कि मज़मून किसे कहते हैं? जब किसी मौजू पर अपने ख़यालात, अपने जज्बात और अपने तासुरात का इजहार हो और उसे आप लिख कर इजहार करें, तहरीरी इजहार यानी लिखें उसको, तो उसे हम मज़मून कहते हैं। मज़मून किसी भी मौजू पर लिखा जा सकता है। दुनिया के हर मामले, मसले या मौजू पर मज़मून कलमबंद किया जा सकता है। मज़मून की एक ख़ास तरतीब होती है। यानी आप देखें, फ़र्ज़ करें अगर आप किसी शख्सियत के बारे लिख रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। सबसे पहले तो उनके बारे में लिखेंगे कि वो हैं कौन, फिर उनकी पैदाइश आ जाएगी, फिर उनकी इब्तदाई ज़िंदगी आ जाएगी, फिर उनकी जवानी का ज़माना आ जाएगा, फिर उन्होंने जो जो काम किए हैं उस काम के बारे लिखा जाएगा और आखिर में फिर उनकी वफ़ात और उनके जो भी मशहूर चीज़ें हैं उसके बारे आप लिखेंगे। तो एक ख़ास तरतीब होती है मज़मून लिखने की। अब कैसे होता है? सबसे पहले मौजू का तारुफ कराया जाता है। कि मैंने आपको बताया कि आप अगर फ़र्ज़ करें किसी पर्सनैलिटी, किसी शख्सियत के बारे लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप उनका तारुफ करवाएंगे कि वो कौन है। ठीक है, फिर उसकी हमायत या मुखालफत में दलाइल दिए जाते हैं। यानी फिर आप उनके बारे में बताएंगे, उनकी जो अच्छी बातें हैं वो, और अगर कोई ऐसी बात जो कि आपको नहीं सही लगती तो वो भी लिखी जाती है। जैसे फ़र्ज़ करें आप एक मज़मून लिख रहे हैं शहरी और देहाती ज़िंदगी, तो शहर में रहने में के जो फ़ायदे हैं वो भी लिखेंगे और जो नुकसानात हैं वो भी लिखेंगे। इसी तरह देहात में रहने के जो फ़ायदे हैं वो भी लिखे जाएंगे और जो नुकसानात हैं वो भी लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरतीब से होगा काम। बहस की जाती है यानी वजाहत की जाती है, जिस बारे में भी आप लिख रहे हैं उस पर उसकी वजाहत की जाती है और आखिर में उस बहस का नतीजा पेश किया जाता है कि आखिर में फिर आप बताते हैं कि उसमें उसका क्या नतीजा निकला है, हमें क्या अखलाकी सबक उसमें मिल रहा है, वो हम उसमें लिखते हैं। मज़मून आम तौर पर मुख्तसर होता है और मौजू के लिए चीदा पहलुओं पर दिलचस्प पैराए में इजहार ख्याल किया जाता है। यानी मज़मून मुख्तसर होता है लेकिन उसके पार्ट्स हो जाते हैं जिसको हम पैराग्राफ्स कहते हैं। इंग्लिश में पैराग्राफ और उर्दू में पैराए। ठीक है, तो वो थोड़े दिलचस्प होने चाहिए, डल राइटिंग नहीं होती, हमेशा बात में वज़न रखकर बात को बयान किया जाता है। ठीक है, अब उन्होंने किस्में बताई हैं कि यूं तो मज़मून की कई किस्में हैं, मसलन इल्मी, तारीख़ी, तनकीदी, स्वानही, फ़लसफ़ियाना, साइंसी, इस्लाही और अदबी वग़ैरह। यानी ये सब किस्में हैं जिन पर आप मज़मून लिख सकते हैं। ताहम अदब में हल्के फुल्के अंदाज में लिखी गई इस तहरीर को मज़मून कहा जाता है। यानी अगर आप अदब के हिसाब से लिखते हैं, उर्दू के हिसाब से अगर लिख रहे हैं कोई, यानी कोई भी मौजू ले लेते हैं, किसी
कोई तसव्वुर आपके जहन में आ जाता है, कोई ख्याल आपके जहन में आ जाता है और आप उस पर बहुत मौजू सा कोई पैराग्राफ लिख देते हैं या बहुत ऐसे अल्फाज का चुनाव करते हैं जो बहुत सिंपल हों, सादा हों, लेकिन उनमें वज़न होता है, मुनासिब होते हैं। तो उस अंदाज में जब आप किसी अदबी बात को लिखते हैं तो उसे मज़मून कहा जाता है, जिसमें कहानी ना हो, ख़यालात, तासुरात और जज्बात हों। यानी ये कहानी की सूरत नहीं होती, बल्कि इसमें अपने ख़यालात बताए जाते हैं, अपने तासुरात बताए जाते हैं और अपने जज्बात बताए जाते हैं। तो मज़मून किस तरीके से लिखते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको समझने में आसानी होगी। स्टूडेंट्स, ये आपका तीसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया और उसके साथ ही आपका सबक नंबर 12 साइंस के करिश्मे मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये सबक समझने में आसानी होगी। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करें, बार बार सुनें, समझें और फिर याद करें। ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।